गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में यांत्रिक सारणियन की, है ना। इसको कहते हैं टेक्निकल टैबुलेशन, है ना। टेक्निकल टैबुलेशन जो है उसमें वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं डेटा को लार्ज क्वांटिटी में। सभी को आपको पता है कि विस्तृत क्षेत्रीय अनुसंधान में हम बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर बड़ी संख्या में डेटा या आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। देन टू कंपाइल द डेटा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस डेटा को कंपाइल करते हैं, है ना, शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक। एंड विथ हैंड इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब रहता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम उसमें चेंजेस नो हैविंग एरर्स टू डू टेक्निकल टैबुलेशन इज़ डन। इसलिए टेक्निकल टैबुलेशन यानी यांत्रिकी सारणियन में हमारा ज़्यादा लेवल पर हमारे पास में चेंजेस नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास में कुछ एरर्स या कुछ हमारे पास में संभावनाएं रहती हैं गलतियों की। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, यांत्रिकी सारणियन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल टैबुलेशन। अब हम बात करेंगे फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर टू बी डन इन मैकेनिकल टैबुलेशन। अब कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमको मैकेनिकल या यांत्रिकी सारणियन की को तैयार करते समय ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहला है कोडिंग ऑफ डेटा, है ना। हमको हमारे डेटा की क्या करनी होती है, सबसे पहले कोडिंग करनी होती है ना। इसको हम कोड देते हैं क्योंकि इसके थ्रू हमको क्या है, क्वेश्चनर होते हैं हमारे पास में, इन्हें प्रश्नावलियाँ होती हैं जिनको हम संकेत संख्याओं में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग टेबल जो है, हमारी क्वेश्चनर जो हैं, फर्स्ट हम कन्वर्टेड करते हैं कोड्स के अंतर्गत, है ना। इसको एक फिक्स प्लेस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है हमारा लाइटनिंग ऑफ कोड्स ऑन द कार्ड्स, है ना। इसमें हमारी जो लाइटनिंग है, संकेतों की संख्या को हम कार्ड पे लिखते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो भी संकेत होते हैं सारणियन जिसके थ्रू हम करते हैं, उस प्रत्येक कार्ड का मतलब हर एक जो कार्ड होता है, ईच कार्ड हैविंग अ कोड, है ना, उसको हम एक कोड दे देते हैं जिसको हम 0 से 9 तक क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। इसके साथ में हम इसको की पंच से क्या करते हैं, इन संकेतों की संख्याओं में छेद करके उनको दर्ज कर देते हैं। मतलब उसके ऊपर हमें क्या करते हैं, एक पंच कार्ड के थ्रू डिज़ायर डिजिट डाल करके उसको होल्ड कर देते हैं उस कार्ड को, ठीक है। देन इसके बाद है हमारा इन्वेस्टिगेशन, यानी हमारी जांच क्या होगी। व्हेन कोटा इंटर्ड ऑन कार्ड, जब हम कोटा को इंटर्ड करते हैं कार्ड पर, तो उसके बाद में क्या होती है, हमको उसकी क्या करनी होती है, जांच करनी होती है, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि क्या वो कार्ड्स हमने सही किए हैं, उसका पंचिंग जो हुआ है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली हुआ है ना। मतलब कार्डों में आवश्यकता अनुसार पंच ठीक से किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब देखना हमको इसमें क्या होता है, आवश्यक होता है। देन है सॉर्टिंग ऑफ कार्ड्स, है ना। अब हमको इसमें कार्डों की क्या करनी पड़ती है, छटनी करनी पड़ती है, उनको छांटना होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कार्डों की छटनी करते हैं जिसमें अलग अलग गुणों के आधार पर बिजली के छांटने वाले यंत्र अलग अलग कर देते हैं हम, ठीक है। फिर है हमारे पास में लास्ट पॉइंट है टैबुलेशन का, यानी सारणियन करना। सबसे आखिरी में हम क्या करते हैं, अलग अलग छांटे हुए कार्डों के आधार पर सारणियन यंत्रों द्वारा सारणियाँ तैयार कर लेते हैं कि ये हमारा सारणियन यंत्र है, इसके थ्रू हमारी क्या हो रही है, सारणी तैयार हो रही है। तो ये तो हो गए हमको सारणियन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। अब हम बात करेंगे जो यांत्रिकी सारणियन है इसके लाभ। यांत्रिकी सारणियन के कौन कौन से लाभ हैं। सबसे पहला है सेव टाइम एंड लेबर। इसमें हमारा टाइम और लेबर दोनों की क्या हो रही है, बचत हो रही है ना। मतलब इससे हम क्या है, हमारे टाइम और समय की बचत कर सकते हैं, क्योंकि सारणियन यानी टेबल के रूप फॉर्म में हम कर देंगे तो हमको टाइम और हमारी मेहनत दोनों ही बचेगी, ठीक। देन नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें हमारी शुद्धता जो है सारणियन की वो कैसी होगी, उच्च स्तर की शुद्धता होगी। मतलब इस कार्य से हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, है ना, हमारा काम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। और इससे हमारे क्या है, काम को हम चेक भी कर सकते हैं और हमारा इजीली क्या होगा, काम चेक भी हो जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टमेटिक एंड इकोनॉमिकल, है ना। ये सुव्यवस्थित भी है और मितव्ययी भी है ना। तो ये क्या है, यंत्रों के प्रयोग से, यानी मशीन्स के यूज़ से हमारा क्या होगा, टैबुलेशन जो है, टैबुलेशन का वर्क है ना, कैसा हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा। और इसमें हमारे को खर्च भी कम लगेगा, है ना। मतलब इसमें हमारा खर्च भी कम होगा और साथ में क्या होगा, हमारा काम बिल्कुल सिस्टमेटिक यानी सुव्यवस्थित भी होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर रेफरेंस, यानी भावी संदर्भ। अब इसमें सारणीयन जो कार्डों को हम भावी संदर्भ या भावी या फ्यूचर के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम इस डेटा को या इन कार्ड्स को, टेबल कार्ड्स को सेव करके रख सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा काम आसान होगा और वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके लिए काम और भी आसान हो जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट है कंफर्टेबली, है ना। ये हमारे लिए कंफर्टेबली भी है, सुविधाजनक है। जो टैबुलेशन का वर्क है ना, ये हम हाथ द्वारा सारणीयन के रूप में हमको करना लगभग असंभव होता है कि हम सारणीयन का काम जो है, जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो यंत्रों के उपयोग से क्या हो जाता है, हमारा यांत्रिकी सारणीयन जो है निसंदेह बहुत ही सुविधापूर्ण, है ना, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रूप से हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये तो हो गए हमारे सारणीयन के लाभ। अब हम बात करेंगे सारणीयन के दोषों की, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल टैबुलेशन, यांत्रिकी सारणीयन के दोष, है ना। अब यांत्रिकी सारणीयन के दोष क्या हुए, सबसे पहले तो ये खर्चीली पद्धति है ना, इसके लिए मशीन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये थोड़ी क्या हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। फिर है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टिगेशन, छोटे पैमाने के अनुसंधानकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें मशीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेवल पर खर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो छोटे लेवल के कामों के लिए कैसी है, अनुपयुक्त है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेंड एम्प्लॉयज़, इसमें हमारे पास में क्या है, कुशल कर्मचारियों की हमको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यंत्र को संचालित करने के लिए हमको क्या होती है, कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे हम क्या कर सकें, यंत्रों को सही तरीके से इफ़ेक्टिवली क्या कर पाएँ, काम कर सकें और उनको आराम से व्यवस्थित या सुव्यवस्थित कर सकें, ठीक है। फिर है रेगुलर एक्सपेंडिचर, है ना, या हम कहें कि इसमें निरंतर व्यय हमको देखने को मिलता है, रेगुलर एक्सपेंडिचर बने रहते हैं। अब आपको सभी को पता है मशीन्स रहेगी तो मशीन्स के मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पड़ती है, हमेशा उसका रखरखाव है, उसकी रिपेयरिंग से ये सारा काम भी लगा रहता है। तो इससे क्या होगा, हमारा रखरखाव यंत्र का और मरम्मत का खर्च क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मीनिंग ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना, चित्रमय प्रदर्शन का अर्थ। अब चित्रमय प्रदर्शन क्या होते हैं, निश्चित सी बात है, आप लोगों को सभी को पता है कि चित्रों के थ्रू हम हमारे काम को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी इसी तरीका होता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमारा प्रेजेंटिंग का जो डेटा प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो पिक्चर्स या डायग्राम के थ्रू होता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें लोगों को, इलिटरेट पीपल भी होते हैं या अशिक्षित लोग भी होते हैं, तो वो भी इजीली इसको समझ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे अशिक्षित लोग हैं उनको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसलिए तो इससे हमारा क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से, हमारा डायग्राम बनाने से हर चीज़ इजीली, चाहे वो अशिक्षित पीपल हो या शिक्षित हो, उनको आसानी से समझ में आ जाती है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब चित्रमय प्रदर्शन का महत्व, उपयोगिता एवं लाभ, है ना। सबसे पहला पॉइंट हम बात करें तो ये सिंपल होता है ना। जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही सरल और
अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब उसको ईज़िली हम समझा भी सकते हैं और वो ईज़िली किसी को भी समझ में भी आ जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन कैसा होता है, बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव होता है, इसलिए आसानी से समझ में आ जाता है। अब इससे क्या है, हमारे टाइम और लेबर की भी क्या होती है, सेविंग होती है, मतलब टाइम और समय दोनों की ही बचत भी होती है। ठीक है, समय और श्रम दोनों की इसमें बचत होती है। इससे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हमारा टाइम और लेबर की भी क्या होती है, बचत होती है। थर्ड पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, है ना। अब हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दोनों ही होता है ना। इससे क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन अगर डायग्राम्स में होगा या चित्र में होगा तो निश्चित सी बात है हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हमको समझाने में भी क्या होगी, इसमें आसानी होगी। फिर है नेक्स्ट फोर्थ है तुलना में सहायक, है ना। जब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो चित्रों के माध्यम से हमको पारस्परिक तुलना करना या कंपैरिजन करना भी आसान होगा, जिससे हम इजीली दो सेट के बीच में या दो डायग्राम्स में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फिफ्थ है इजी टू रिमेंबर, है ना। इसमें हमको क्या है, याद करने में डेटा को, फिगर्स को आसानी होगी, जिससे हम इजीली हमारे लॉन्ग टाइम तक एक डेटा को क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो ये डेटा हमको क्या करेगा, लॉन्ग लास्टिंग, ये ना लंबे समय तक हमको याद रखने में भी सहायता देगा। फिर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, इसकी जो सार्वभौमिक उपयोगिता है वो कैसी है, विश्व स्तर पर है ना। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो टेक्निक है वो यूजुअली यूनिवर्सली यानी हर प्लेस पर और हर टाइम पे यूटिलाइज की जा सकती हैं, मतलब विश्व के हर स्तर पर, हर देश में या हर जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सार्वभौमिक उपयोगिता भी हमको पता चलती है। इसको यूज़ करने के लिए हमको ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल फील्ड, हम हर सब्जेक्ट को हर फील्ड में क्या कर सकते हैं, इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। सबसे पहला पॉइंट है कैनॉट शो नंबर्स, है ना। अब इसके दोष भी हैं, हम इसको संख्याओं में प्रदर्शित नहीं कर सकते। पहला हमारा क्या है, सबसे बड़ा दोष है, क्यों, क्योंकि चित्रमय प्रदर्शन होता है या हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको हम वर्ड्स में शो नहीं कर सकते हैं, उनको केवल हम किस में, डायग्राम्स के थ्रू ही हम बता सकते हैं, जिससे हमको क्या होगा, इसका रिज़ल्ट में हमको एक्यूरेसी मिलेगी, हम नहीं कह सकते हैं, या हमको इसको रिज़ल्ट में, है ना, परिणाम में शुद्धता मिलेगी, हम ये नहीं बता सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है स्मॉल डिफरेंस, है ना। इसमें सूक्ष्म अंतर होता है, चित्रों द्वारा समूहों की प्रवृत्ति और उसकी विशेषताओं को हम केवल मोटे तौर पर ही प्रदर्शित कर सकते हैं, सूक्ष्म स्तर पर हम इसके चित्रण को नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या है, स्मॉल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, है ना, जबकि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमको जो इफेक्टिव डिफरेंसेस है वो हमको उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। देन मिसयूज़ इजीली, है ना। अब इसमें क्या है, हम इजीली इसको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है ना। मन चाहे निष्कर्ष को निकालने की इसमें संभावना रहती है तो कोई भी इसका मिसयूज़ कर सकता है ना। डायग्राम्स को हम कैसे, हर कोई इजीली मिसयूज़ कर सकता है, रॉन्ग डायग्राम भी बना सकता है, या इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, सेफगार्ड के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी मैनिपुलेशन हो सकता है या कोई भी चेंजेस, करेक्शन कोई भी करके किसी भी डायग्राम के थ्रू क्या कर सकता है, प्रॉपर रिज़ल्ट न मिले, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भविष्य में अनुपयोगी, नॉट यूज़फुल फॉर फ्यूचर, है ना। अब इसको हम भविष्य के लिए सुरक्षित भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ चित्र है ना, मतलब सिर्फ क्या है, एक डायग्राम है और इसमें बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, तो इसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, या इनके लिए फ्यूचर के लिए हम इसको सेफ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि भविष्य में या फ्यूचर में हमारे पास में पुराने चित्रों की
अनुपयोगिता हो जाती है, हमको नए चित्रों का निर्माण करना होता है, नए पिक्चर्स को हमको क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। फिर है 5th पॉइंट है लेस एक्यूरेट, है ना, इसमें परिशुद्धता की भी कमी होती है ना, क्योंकि ये आंकड़े चित्रों के द्वारा दिखाए जाते हैं तो इसमें एक्यूरेसी कम होती है। फिर है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हमको कैसे मिलती है, लिमिटेड मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर हमको इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर ड्राइंग डायग्राम्स, है ना। अब हमारे ड्राइंग के लिए, हमारे रूल्स के लिए हमारे पास में कौन कौन से डायग्राम्स हैं। सबसे पहला है टाइटल है ना। सबसे पहले हमारा टाइटल है कि हमारा क्या शीर्षक है ना। तो ड्राइंग डायग्राम्स के लिए हमारे टाइटल क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमारा शीर्षक क्या होना चाहिए, हमारे चित्र रचना के नियम के लिए उसका शीर्षक होना चाहिए कि हमारा चित्र जो है उसके ऊपर शीर्षक क्या होना चाहिए, उसका विषय क्या है, वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, है ना। और हमारा टाइटल कैसा होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ डायग्राम, है ना। अब हमारे डायग्राम का सिलेक्शन भी हमको कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। एप्रोप्रिएट डायग्राम होना चाहिए जिससे हमारा डेटा क्या हो, डेटा का आधार हमको सही देखने को मिले और उसका हमको नेचर यानी उसकी प्रकृति भी हमको पता रहे। तो हमारे आंकड़ों को हम प्रकृति के आधार पर क्या करेंगे, चित्र का चयन करेंगे, है ना। फिर है साइज़ ऑफ डायग्राम यानी चित्र का आकार, है ना। अब हमारा साइज़ ऑफ डायग्राम भी कैसा होना चाहिए, नॉट टू बी टू बिग एंड ऑल्सो शुड नॉट टू बी टू स्मॉल, है ना। मतलब ना ही हमारा जो डायग्राम है यानी चित्र जो है न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। मतलब चित्र का आकार कैसा होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार होगा तभी क्या होगा, वो चित्र हमें समझ में भी आएगा और हम साथ में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने में भी आसान होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है एक्यूरेसी, इसमें हमको शुद्धता भी देखने को मिलती है। इससे डायग्राम्स को हम एक्यूरेट तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और एक्यूरेसी शुड बी टेकन केयर वाइल ड्राइंग द डायग्राम। जब भी हम डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हमको क्या मिलेगी, एक्यूरेसी या शुद्धता की हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण शुद्धता की कल्पनातीत होती है, क्योंकि इसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि शुद्धता होगी, पर इसमें एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये सिर्फ चित्र है। फिर है ये अट्रैक्टिव होता है, आपको सभी को पता है चित्र सभी को अच्छे लगते हैं, है ना। तो डायग्राम्स क्या होते हैं, चित्र के फॉर्म में होते हैं तो आकर्षक होते हैं और ये क्या करते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, है ना। तो इससे क्या है, ये सिर्फ जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। इससे हम किसी भी सब्जेक्ट पर लोगों का क्या कर सकते हैं, ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। देन 6 पॉइंट है स्केल, इसमें पैमाने की आवश्यकता होती है कि हम अलग अलग स्केल पर किस किस तरीके से काम करेंगे, है ना। यह चित्र बनाने के लिए हम कौन सा पैमाना यूज़ कर रहे हैं ना। 1 इंच बराबर हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर यूटिलाइज़ कर रहे हैं या 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमको पैमाना आधार चित्र के शीर्षक पे लिखना होता है जिससे हमारा काम और आसान हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं और इस डायग्राम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चित्रीय प्रस्तुतिकरण के हमारे 2 प्रकार हैं, एक ज्योग्रामेटिकल जीनेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं और एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम होते हैं, ठीक है। जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो ज्यामितिक चित्र और आवृत्ति चित्र होते हैं। अब ज्यामितिक चित्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मतलब जियोमेट्रिकल डायग्राम्स को, एक है बार डायग्राम और सेकंड है पाई डायग्राम, ठीक है। जबकि फ्रीक्वेंसी डायग्राम या आवृत्ति चित्र को हम कितने 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या है, पहला है हिस्टोग्राम, पॉलीजेन और ऑगिव, ठीक है। ऐसे 3 हैं, ठीक है।
या उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो बार डायग्राम है, बार डायग्राम को हम कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बार डायग्राम देखिए, सिंपल यानी सरल दंड आरेख होता है, फिर मल्टीपल बार डायग्राम यानी बहुगुणी दंड आरेख होता है, और फिर है सब डिवाइडेड बार डायग्राम यानी जिसको हम उपविभाजित दंड आरेख कहते हैं, ठीक है। फिर है प्रतिशत दंड आरेख यानी परसेंटेज बार डायग्राम, फिर है डेविएशन बार डायग्राम, है ना, जिसमें हमारा विचलन दंड आरेख होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कितने 5 प्रकार हैं बार डायग्राम के या दंड आरेख के। अब वृत्तीय आरेख में देखिए तो वृत्तीय आरेख के हमारे 2 प्रकार हैं, सिंपल सर्कुलर डायग्राम यानी साधारण वृत्त चित्र, और दूसरा है सब डिवाइडेड सर्कुलर डायग्राम यानी अंत विभक्त वृत्त चित्र, ठीक है। अब देखिए सिंपल दंड आरेख जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक वर्टिकल बार डायग्राम है और एक हॉरिजेंटल है ना। वर्टिकल को उदग्र दंड चित्र कहते हैं और हॉरिजेंटल को हम क्षैतिज दंड आरेख कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के देखिए हमने 3 टाइप्स देखे थे। अब देखिए हिस्टोग्राम जो है ना, हिस्टोग्राम को हम कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हिस्टोग्राम में सबसे पहला है सिंपल हिस्टोग्राम यानी साधारण आयत चित्र, दूसरा है सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम यानी अंतर विभक्त आयत चित्र, और तीसरा है परसेंटेज सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम यानी इसको कहते हैं प्रतिशत अंतर विभक्त आयत चित्र जो कि अगर हिंदी में देखें तो आपको हिंदी में इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैं आपको पूरी तरीके से बता चुकी हूँ, ठीक। तो ये चित्र जो है हमको चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार बताता है ना, कि ज्यामितिक चित्र और आवृत्ति चित्र हैं, उसके 2 प्रकार हैं, दंड आरेख, वृत्तीय आरेख, है ना। आवृत्ति चित्र के 3 प्रकार हैं, आयत चित्र, बहुभुज और तोरण चित्र, ठीक है। दंड आरेख को 5 भागों में बांटा गया है, सरल दंड आरेख, बहुगुणी दंड आरेख, उपविभाजित दंड आरेख, प्रतिशत दंड आरेख और विचलन दंड आरेख, ठीक है। जबकि सरल दंड आरेख को हमने 2 भागों में बांटा है, उदग्र दंड चित्र और क्षैतिज दंड चित्र। फिर है वृत्तीय आरेख यानी प्राई डायग्राम को हमने 2 भागों में बांटा है, सिंपल सर्कुलर डायग्राम, है ना, और फिर है सब डिवाइडेड सर्कुलर डायग्राम, ठीक है। अब आवृत्ति चित्र जो है जिसके 3 प्रकार मैंने बताया, आयत चित्र, बहुगुण चित्र और तोरण, ठीक है। तो आयत चित्र को हमने 3 भागों में विभक्त किया है, साधारण आयत चित्र, अंतर विभक्त आयत चित्र और प्रतिशत अंतर्वृत्त विभक्त आयत चित्र, ठीक है। तो ये सारे नोट्स जो हैं आपको कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। तो इसके आगे का जो वीडियो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।